हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स 2024 के अंदर पूछा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी अक्सर साइंस के पीछे जाता है। साइंस में भी वो एडवांसमेंट्स के पीछे देखता है। एडवांसमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इन्वेंशंस जिससे कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हो या फिर ग्लोबल लेवल पे उसका रेमिफिकेशंस हो, उन चीज़ों के ऊपर यूपीएससी अक्सर बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और वो टॉपिक्स यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स। सो हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब कि ये भले ही हाई एल्टीट्यूड पे तो रहते हैं बट ये फॉल्स सैटेलाइट्स है। मतलब ये रियलिटी में सैटेलाइट्स नहीं है, ये सिर्फ सैटेलाइट की तरह दिखते हैं। सो ये एग्जैक्टली क्या है? ये यूएवीज है। यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये ड्रोन्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े ड्रोन्स हैं जिनको सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन ये स्यूडो सैटेलाइट्स हैं। मतलब रियल सैटेलाइट्स नहीं है पर सैटेलाइट्स की तरह ही काम करते हैं। नाउ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि सीएसआईआर और एनएएल दोनों ने साथ में मिलकर एक बेसिकली टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो सीएसआईआर क्या है इसमें? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और एनएएल क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। इन दोनों ने साथ में मिलकर के जो एचपीएस है यानी कि हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स हैं, उनके सक्सेसफुल टेस्ट वगैरह स्टार्ट किए हैं। और स्यूडो सैटेलाइट्स क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, यूएवी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये बड़े बड़े ड्रोन्स हैं। अब देखिए क्या है एचपीएस जो है, ये सोलर पावर्ड है। मतलब कि इसके पूरे बॉडी के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। मतलब एक बार इस पर्टिकुलर ड्रोन को एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाएगा, एक बार एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर हाइट पे डाल दिया जाएगा, उसके बाद इसको बैटरीज वगैरह की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सोलर पैनल के थ्रू खुद को चार्ज कर सकता है और उस चार्ज के थ्रू अपने आप को आगे बेसिकली बढ़ा सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्यूडो सैटेलाइट है जिसमें आप देख सकते हैं जो अपर पार्ट है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सन फेसिंग पार्ट है, बेसिकली वो पूरे का पूरा सोलर पैनल से बना हुआ है। और सोलर पैनल्स जो ऐसे हैं जो कि लगातार चार्ज होते रहते हैं और ये चार्ज को स्टोर करते रहते हैं। उसके थ्रू ये अपने आप को एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। मतलब इनको एक जगह पर लॉन्ग टाइम के लिए प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। सोलर पावर्ड है जिसके कारण ये सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं और इसीलिए कुछ महीनों तक और कुछ सालों तक वो अपने एक जगह पर आराम से रह सकते हैं। नाउ जैसा आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल 5 लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे यानी कि जो हमारे अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर जिसे आइनोस्फेयर भी बोला जाता है, और फाइनली सबसे ऊपर होता है एग्जॉस्फेयर जो कि स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ट्रोपोस्फेयर जो है वो लैंड के साथ कनेक्टेड है और एग्जॉस्फेयर जो है वो स्पेस के साथ कनेक्टेड है। नाउ ट्रोपोस्फेयर जो है ये एक ऐसा लेयर होता है जिसके अंदर सारे के सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं। मतलब कि यहाँ पर रेन भी होगा, क्लाउड्स भी होंगे, राइट, थंडरस्टॉर्म्स भी होंगे। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर जो है वो लार्जली एरोप्लेन्स के लिए इनएक्सेसिबल माना जाता है। मतलब माना जाता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर नॉर्मली एरोप्लेन्स जो है बहुत लंबे टाइम तक नहीं उड़ सकते हैं, बिकॉज मौसम की खराबी के कारण ट्रोपोस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है, वो लगातार चेंज होता रहता है। इसीलिए एरोप्लेन्स के उड़ने के लिए जो सबसे बेस्ट लेयर माना जाता है वो माना जाता है लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का जो नीचे वाला पार्ट है उस पर्टिकुलर पार्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे एरोप्लेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वो वेदर फ्री है। सिंपल वर्ड्स में वो क्लाउड्स फ्री है, वो किसी भी टाइप का डिस्ट्रक्शन फ्री है। तो सेम चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ पर स्यूडो सैटेलाइट्स हैं उनको भी यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही डाला जाता है। सेम रीज़न है कि इनके ऊपर जो भी वेदर फिनोमिनास हो रहे हैं उनका कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, सो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इनको डाला जाता है। तो नॉर्मली जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट होती है, जो फर्स्ट लेयर होता है, उसकी हाइट 8 से लेकर के 15 किलोमीटर तक हो सकती है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसे स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है। सो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में किसी को डाला गया है तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उसकी हाइट जो है वो 18 से 20 किलोमीटर के आसपास में होगी। ठीक है, और जो हमारे कमर्शियल एरोप्लेन्स होते हैं वो 10 से 11 किलोमीटर की हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, 10 से 11 किलोमीटर यानी कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं वो। ठीक है, अब देखिए
इतने ऊपर होने के कारण वो क्या करते हैं, उनके अंदर सर्विलेंस कैपेबिलिटीज आती हैं। आप जितना ऊपर रहेंगे ना, उतना ज़्यादा एरिया आप कैप्चर कर सकते हैं ऑन लैंड, और उतने ही एरिया पे आप अपना सर्विलेंस रख सकते हैं। और इनका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जो कि सैटेलाइट्स का फंक्शन है उसके साथ। इसके अलावा HAPS जो है, इसका मेन एम क्या है, किस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है? इसको बनाया गया बेसिकली लगातार सर्विलेंस करने के लिए, इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई रीजन है जहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण वहाँ का इंटरनेट डाउन हो गया है, तो आप एक सीडो सैटेलाइट वहाँ पर भेज करके वहाँ पर 5G कनेक्शन या फिर 4G कनेक्शन जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट साइंस मिशंस अगर आपको एटमॉस्फेयर के किसी लेयर के अंदर करने हैं, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं सीडो सैटेलाइट्स की हेल्प से। समझने वाली बात यह है कि जो हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट्स हैं, ये अभी भी स्टिल डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के अंदर है, ये अभी भी डेवलप हो रहे हैं। सो ये हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा फंक्शंस करने के लिए केपेबल हो जाए। बट राइट नाउ जो इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, CSIR और NAL यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इन दोनों ने साथ में मिलकर जो रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स किए हैं, उसके कारण भारत जो है एक बहुत ही स्मॉल बट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिस्ट में आ गया है जो कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ केपेबल है ना। क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली जो ये सीडो सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी है, ये और कौन कौन सी कंट्रीज के पास में है? तो एक है चाइना, सेकंड है साउथ कोरिया, थर्ड है UK, और जापान की कंपनी है सॉफ्टबैंक कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ 4 ही कंपनी हैं, 4 ही कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये पर्टिकुलर HAPS की टेक्नोलॉजी है। ध्यान रखिएगा, USA के पास, रशिया के पास, जर्मनी के पास, ब्राजील के पास, इनमें से किसी कंट्री के पास ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। चाइना, साउथ कोरिया, UK, जापान एंड राइट नाउ इंडिया, इन 5 कंट्री के पास ही सिर्फ सीडो सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है। समझते हैं सीडो सैटेलाइट की जरूरत क्यों है, व्हाट इज एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ सीडो सैटेलाइट्स। पहली चीज तो, अभी तक हम जितने भी ड्रोन्स को एटमॉस्फेयर के अंदर भेजते थे, वो सबके सब बैटरी पावर्ड होती थी, जिसके कारण किसी की जो लिमिट है वो 10 घंटे होती थी, किसी की 12 घंटे, किसी की 24 घंटे, बट दैट्स इट। नॉर्मली 40 घंटे से ज़्यादा अभी तक कोई भी हमें बैटरी पावर्ड बैकअप नहीं दे पाया है। मतलब बैटरी को इस्तेमाल करके हम किसी भी ड्रोन को 40 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ा पाए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सीडो सैटेलाइट्स हैं, उनके बॉडी के ऊपर जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इन सोलर पैनल को इस्तेमाल करके वो लगातार सोलर एनर्जी को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो, जो हमारे पास लिमिटेशंस थी पुराने ड्रोन्स में जो कि बैटरी पावर्ड हुआ करते थे, वो अब नहीं रही, बिकॉज अभी हम सोलर पैनल वाला ये सामान जो है उसको ऊपर भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, इसका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है सैटेलाइट्स के साथ में। ये सर्विलेंस भी करते हैं, राइट, कि आपको अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, कम्युनिकेशन का भी काम कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली सीडो सैटेलाइट्स जो है वो सैटेलाइट्स की तरह ही हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। समझिए इस चीज़ को, सीडो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आपको पूरे का पूरा लॉन्च व्हीकल नहीं चाहिए, राइट। आप बहुत ही आसानी से रिमोट कंट्रोल से इसको एक पर्टिकुलर जगह पर उड़ा सकते हो, उसको आप एक जगह पर डाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सीडो सैटेलाइट्स बहुत ही ज़्यादा कम है ट्रेडिशनल सैटेलाइट से, बिकॉज ऑब्वियसली इसको रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ये तो सिंपल एक रिमोट से उड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सीडो सैटेलाइट्स की बात करें तो वो डिजास्टर सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रिमोट एरियाज जहाँ पर लेट्स से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर अगर आपको 5G नेटवर्क देना है तो आप सीडो सैटेलाइट्स को उस रीजन के ऊपर प्लेस कर सकते हो, जिससे कि जो वहाँ का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इनको टावर्स इन द स्काई भी बोला जाता है, बिकॉज देखिए सैटेलाइट्स तो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, साथ ही साथ अगर ये पर्टिकुलर सीडो सैटेलाइट्स भी वहां पर आ जाएंगे तो किसी भी एरिया का जो सर्विलियंस है प्लस जो वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके हेल्प से काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से हम कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, और किसी भी लेट्स से अगर डिजास्टर रिलीफ कहीं पर भी ज़रूरत है बेटर तरीके की सर्विलियंस की, तो सेम सर्विलियंस भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको सीडो सैटेलाइट्स के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी इस क्वेश्चन को डेफिनेटली पूछ सकता है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। आपका काम यह है कि इसको बार बार रिवाइज करते रहिए और इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि आपके +2 मार्क्स सिक्योर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन अगर सीडो सैटेलाइट्स के बारे में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएं। उम्मीद करता हूं आपको यह पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया होगा। If you like this particular video, please do a like, share and subscribe, and thank you so much for listening.